हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ एकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ वरदान बैच में पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की पहली क्लास। इससे पहले मैं वरदान बैच में आप सभी को भूगोल का लेक्चर 1 और भारतीय इतिहास का लेक्चर 1 पढ़ा चुका हूं। यदि आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पर आप दोनों क्लासों को बेहद अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वो क्लास आप लोगों को इस प्रकार से देखने को मिलेगी। भारत का इतिहास कल हम लोगों ने पढ़ा है और बेहद अच्छे लेवल पर जो पढ़ने का प्रयास किया है। और मैंने पहले ही आप लोगों को कहा है कि सारे रेलवे के पीवाई के क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को भूगोल भी मैंने इसी बेस में आप सभी को पढ़ाना स्टार्ट किया है। और भूगोल में भी मैंने आप सभी को पीवाई क्यू पढ़ा है, लेक्चर 1 इसका कंप्लीट हुआ है। यदि आप लोगों ने इन क्लासों को नहीं देखे तो प्लीज जाकर इन क्लासों को देखिएगा। और ये रहा हमारा वरदान बेश में संडे है, और संडे में आप सभी मेरे साथ पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। और पॉलिटी में जितना ज्यादा हम लोग लेवल इस आज की क्लास में नहीं रखेंगे, पहली क्लास है कि पहले ही क्लास में इतना ज्यादा लेवल रख दिया कि यहाँ से स्टूडेंट ही गायब हो गए। बेहद सरल क्लास होने वाली है आज की। ये संडे है, आप पॉलिटी हमसे जो वो पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री सैटरडे के दिन आपने पढ़ा था, थर्सडे यानी गुरुवार के दिन ज्योग्राफी आप हमसे पढ़ते हैं। और डेली कंप्लीट रेलवे के लिए पीवाईक्यू सीरीज में आप सभी को डेली यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिएगा बिगर किसी देरी से क्लास की शुरुआत करेंगे। और क्लास की शुरुआत में जो पहला प्रश्न हम लोगों को भारतीय संविधान में देखने को मिलेगा रेलवे के लिए, देखिएगा सारे रेलवे के सारे पीवाईक्यू सवाल देखने को मिलेंगे। 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित या आपके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। यह सवाल बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है और सरल भी सवाल ये देखने को मिलेगा। चार ऑप्शन आप सभी को देखने को मिलेंगे। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर देखने को मिलेंगे, विट्ठल भाई साहब देखने को मिलेंगे, मोतीलाल नेहरू या भगत सिंह यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप सभी को चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे। कौन केंद्रीय विधानसभा के जो केंद्रीय विधानसभा बनाई गई थी और उसके अध्यक्ष कौन देखने को मिलेंगे। तो आप सभी को याद होना चाहिएगा कि उस समय जो सरदार वल्लभ भाई जो पटेल साहब हुआ करते थे, उनके बड़े भाई हुआ करते थे विट्ठल भाई। बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना, विट्ठल भाई ही इस केंद्रीय विधानसभा के मुख्य तौर पर अध्यक्ष यहाँ पर चुने गए थे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए रहेगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। और क्या आप लोगों से पूछ सकता है, तो विट्ठल भाई साहब जो स्वराज पार्टी बनाई गई थी, स्वराज पार्टी जो बनाई गई थी, यही स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी थे। कौन थे? सह संस्थापक भी में इनका नाम यहाँ पर काउंटेबल किया जाता है। तो ये स्वराज पार्टी हमारे पास में 1923 में बनती है। और इसी 1923 में और यही स्वराज पार्टी के आप लोगों से पूछ लेगा कि सह संस्थापक में किन व्यक्ति का नाम शामिल था, तो विट्ठल भाई साहब इसी स्वराज पार्टी के सह संस्थापक भी रह चुके थे। और यही इस केंद्रीय विधानसभा के मुख्य तौर पर ही आपके अध्यक्ष भी चुने गए थे। चलिएगा ये रहा हमारे सवाल का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे सवाल में हमारी क्लास में, और सवाल नंबर 2 हमें देखने को मिलेगा। मैंने पहले ही आप सभी को कहा है कि आज की क्लास सरल होने वाली, इतना ज्यादा लेवल हम लोगों ने आज की पहली क्लास में नहीं रखा है, फिर भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सवाल नंबर 2 देखने को मिलेगा, अंगीकृत किए जाने के बाद के समय भारतीय संविधान में सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूल्यतः कितने अनुच्छेद थे। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान को यदि हम लोग देखेंगे तो 26 जनवरी और 1950 को ये 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। और 26 नवंबर, कब तारीख याद रखिएगा, 26 नवंबर और आप सभी के 1950 को भारतीय संविधान को क्या कर दिया गया था, यहां पर लागू किया। जब लागू किया भारतीय संविधान को तो हमें किस प्रकार की संरचना देखने को मिली, तो हम देखेंगे हमारे पास में अनुच्छेद कितने देखने को मिले थे। तो मूल संविधान में अनुच्छेद यानी आपके आर्टिकल 395 ही है। मूल हमेशा आपसे आर्टिकल पूछेगा तो 395 ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन वर्तमान की स्थिति में आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे तो 444 से प्लस हो चुके हैं। ये केवल आर्टिकल है, लेकिन मूल में कभी परिवर्तन नहीं आ सकता। ये 395 भी आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
आपसे पूछेगा उस समय आपकी अनुसूची कितनी शामिल थी। जब भारतीय संविधान बना तो आपको 8 प्रकार की अनुसूचियां देखने को मिलती हैं। कितने भाग हुआ करते थे, तो भाग आप सभी को कितने देखने को मिलेंगे, तो भाग आप सभी को 22 भाग देखने को मिलेंगे, जो आज भी 22 भाग हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो अब यहाँ पर इन्होंने मूलतः अनुच्छेद पूछे, यानी जब भारतीय संविधान बना था तब कितने आर्टिकल हुआ करते थे, तो तब कितने आर्टिकल हुआ करते थे, 395 हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अब रेलवे ने 2020-21 में जो पेपर बनाया था उसमें रेलवे ने पूछा था कि वर्तमान भारत में मुख्यतः उसने शब्द नहीं दिया था कितने आर्टिकल देखे जा सकते हैं, तो फिर 244 इस सवाल का हम लोगों को यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। मैं फिर बता रहा हूं 395 कब टिक लगाना है, जो मूल्यतः भारतीय संविधान बना तब वहां पर टिक लगाना है कि कितने रेलवे ने अगर ये मूल को अगर हटाया और कितने देखे जा सकते हैं, तो 44 से अब तो और भी ज्यादा हो चुके हैं, तो ये आप लोगों को टिक लगाना है। ठीक है, सवाल को बेहद अच्छे तरीके से रीड करना है, उसके बाद ही 4 ऑप्शन पर जाना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 देखने को मिलेगा। अब सवाल नंबर 3 हम सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिएगा सवाल, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है। एकात्मक विशेषताओं के तौर पर इनमें से कौन सा गलत माना जा सकता है। अखिल भारतीय सेवाएं, क्या भारतीय संविधान में हम लोग देखते हैं आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाएं क्या हम लोगों को हमारे भारतीय संविधान में है या नहीं है, तो बिल्कुल हमें देखने को मिलेगा। और यदि आप लोगों से पूछेगा कि भारत में और भी नवीनतम प्रकार के अखिल भारतीय सेवाओं का यदि सृजन किया जाना है, यदि और भी नवीनतम प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं बनानी है, तो यह अधिकार किसके पास है, तो आप बतलाइएगा कि आर्टिकल 249 के तहत 312 के तहत आर्टिकल 312 के तहत यह अधिकार किसको प्राप्त है, तो यह हमारी राज्यसभा को प्राप्त है। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसको पारित करती है, तो देश में नवीनतम या आपकी अखिल भारतीय परीक्षाओं के या आपकी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। प्रतिनिधित्व की असमानता है, बिल्कुल हमारे देश में हर एक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व की अलग अलग असमानता देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग राज्यसभा की बात करते हैं, तो राज्यसभा में हम लोग देखते हैं राज्यसभा में सीटों का बंटवारा ही जनसंख्या के आधार पर देखा जा सकता है। तो जिस राज्य में ज्यादा जनसंख्या रहेगी उस राज्य को उतनी राज्यसभा की सीटें दी जाएगी, तो यह असमानता देखने को मिलता है। सशक्त केंद्र है, बिल्कुल हमारे भारतीय संविधान की विशेषता यही है, क्योंकि संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली के अंतर्गत हमारे पास में सशक्त केंद्र हर बार हमें देखने को मिलता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी पर गौर फरमाइएगा, नम्यता यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन भारतीय संविधान नम्य और लचीला दोनों प्रकार का है, कठोर और मुलायम दोनों प्रकार का भारतीय संविधान जो देखा जा सकता है, केवल नम्यता न होना, ठीक है, ये इस बात को प्रमाणित करता है। तो भारतीय संविधान जो है वो नम्य यानी लचीला और कठोर दोनों हम लोगों को यहाँ पर देखने को बोला है, केवल इस नम्यता यहाँ पर दे दिया, तो ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान नम्य और कठोर यानी लचीला और आपका ये कठोर दोनों प्रकार की विशेषताओं के तौर पर भारतीय संविधान देखा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और सवाल नंबर 4 आप सभी को देखने को मिलेगा। और सवाल नंबर 4 आप सभी के सामने देख रखा है कि भारत में किस प्रकार की सरकार है। भारत में किस प्रकार की सरकार है, क्या भारत में राजतंत्रीय सरकार है, क्या भारत में किसी सत्ता एक ही पार्टी का शासन है, या भारत में एक ही परिवार का शासन है, क्या भारत में हायरार्की देखने को मिलती है, तो जवाब होगा नहीं देखने को मिलती है। राजतंत्रीय क्या व्यवस्था है, तो नहीं है। संप्रदायित्ववादी नहीं है, भारत में संसदीय व्यवस्था है। किस प्रकार की गवर्नमेंट है, संसदीय। और भारत में ये जो संसदीय प्रणाली का प्रावधान हम लोग किस देश से लेकर आए, तो आप बताएंगे ब्रिटेन से हम लोग इसको लेकर आए। ऑप्शन नंबर सी रहेगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। अगला सवाल आप सभी को देखने को मिलेगा, सवाल नंबर 5 पर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है।
अब यह संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है। इसको क्या कहा जाता है? सरकार के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्तियों के अधिकारी, यह बिल्कुल गलत होगा। सरकार के 3 अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होते हैं, बिल्कुल। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो मंत्री परिषद, ये भी इस संघीय स्वरूप को नहीं दर्शाता है, लेकिन बहु स्तर पर सरकार, संघ और राज्य और स्थानीय को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। यानी हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 1 पढ़ते हैं भारत अथवा इंडिया राज्यों का समूह, यूनियन ऑफ स्टेट्स की हम लोग बात करते हैं, यानी हम लोग सभी केंद्र शासित और राज्य मिलकर यदि भारत संघ का निर्माण है, तो भारत में अलग अलग प्रकार के हर एक क्षेत्र को शक्तियां दी गई है। सरकार अपने क्षेत्र को संचालित करने के लिए वास्तविक तौर पर इसी पूरी प्रक्रिया को अगर मुझसे पूछा जाएगा तो क्या एक शब्द से डिफाइन किया जाएगा, तो शब्द को कहा जाता है संघवाद। बिल्कुल आप लोगों ने सही सुना, उसे कहा जाता है संघवाद। संघवाद में मतलब यह है कि भारत में हर एक क्षेत्र में भारत में शक्तियों का बंटवारा ही होना, मतलब भारत में संघवाद को दर्शाता है। भारत में केंद्रीकरण व्यवस्था नहीं, भारत में भी केंद्रीकरण व्यवस्था स्वीकार की है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में आ रहा होगा तो प्लीज इस क्लास को लाइक जरूर करिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमें देखने को मिलेगा। अगला सवाल जो हम लोग बढ़ेंगे, और अगले सवाल का जो प्रारूप हमें देखने को मिलेगा भारतीय आर्टिकल 6 सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है। आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है। क्या संघवाद की व्यवस्था है? क्या भारतीय संविधान में संघवाद की व्यवस्था देखने को मिलेगी? बिल्कुल हम लोग कहेंगे कि भारतीय संविधान में हमें बिल्कुल संघवाद की विशेषताओं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब संघवाद की विशेषता मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि देश में हर एक क्षेत्र में शक्तियों का जो पार्टीशन किया, जो विभाजन किया गया है, वही हमारे पास में संघवाद है। सरकार का संसदीय स्वरूप, बिल्कुल हमारे पास में सरकार का संसदीय स्वरूप देखने को मिलता है। मूल अधिकार है, बिल्कुल सामंतशाही को प्रोत्साहन हमारे भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे और सवाल नंबर 7 पर बढ़ेंगे, और सवाल नंबर 7 जो आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप देखिएगा भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं के संबंध में कौन सी विशेषता सही है, ये पूछा है। कौन सी विशेषता सही है? संसद के निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, बल्कि गलत। मैंने हमें बताया समान प्रतिनिधित्व तो नहीं देखने को मिलेगा। द्वैध संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, ये भी गलत होगा। दोहरी नागरिकता है, नहीं। भारत में किस प्रकार की नागरिकता देखने को मिलेगी? आप सभी की एकल नागरिकता देखने को मिलेगी। जैसे हम लोगों ने एकल नागरिकता का प्रावधान हम लोग ब्रिटेन से लेकर आए, वहां पर बिल्कुल एकल नागरिकता का प्रावधान ही देखने को मिलता है। जबकि हम लोग यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो वहां पर दोहरी नागरिकता की बात करेंगे। भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 इस बात को प्रमाणित करता है, कोई भी भारत का राज्य संघ भारत से अलग नहीं हो सकता, लेकिन यूएसए का आर्टिकल 1 इस बात को दर्शाता है कि वहां पर अलग हो सकते हैं, लेकिन होना बहुत जटिल प्रक्रिया है वहां का। इसके बाद हम इनमें से कौन सी विशेषता सही है? तो द्वैध शासन यहाँ पर सही है। कौन सा सही है? द्वैध शासन बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और कल आप सभी जानते हैं कि कल मैंने आप लोगों को भारत का इतिहास पढ़ाया था। भारत के इतिहास में हम लोगों ने प्रयास किया जितना हो सके। आप अब देखो पूरी तरीके से थ्योरी क्लास आप लोगों को अभी हम लोग नहीं पढ़ा सकते, या आप सभी के एमसीक्यू के फॉर्म में जितना हम लोग आप लोगों के लिए फायदा कर सकते उतना हम सब मिलकर आप लोगों का फायदा कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और मैं मान कर ही चलता हूं कि आप लोगों ने बेहद अच्छे तरीके से रिवीजन किया होगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि आप सभी मुझे देख पा रहे हैं लेकिन मैं आप सभी को नहीं देख पा रहा हूँ। प्रॉब्लम यह है कि आप कहाँ कहाँ से इस क्लास को देख रहे हैं, वो यहाँ पर बड़ी समस्या है कि आप लोग प्रॉपर वे में रिवीजन कर रहे हैं यहाँ या नहीं। ठीक है, अपने आप से पूछिएगा क्या हम लोग प्रॉपर वे में रिवीजन कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि देखो हम तो डेली क्लास लेकर आएंगे, लेकिन आप लोगों का कर्तव्य ये भी रहेगा कि आप डेली के बेसिस पे इन क्लासों का रिवीजन करके आए।
हमारा जो रेलवे एनटीपीसी के लिए हम लोग जो कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन में आप लोगों को जो डेली ला रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल प्रयास करो कि 2 दिन हो रिवीजन करना है, आगे 2 दिन हो फिर रिवीजन करना है, 2 दिन हो फिर रिवीजन करना है। ठीक है, इस प्रकार से यदि आप लोग बार बार रिवीजन करोगे तो मुंह जुबानी चीज वो आप सभी को याद हो जाएगी। और हमने अभी 7 से 8 दिन पहले सभी क्लासों का रिवीजन किया था, दीपावली की हमारी छुट्टियां नहीं लगी थी उससे पहले। और अब 2-3 क्लासों के बाद जो हमारे रेलवे के लिए पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन जो चल रहे हैं जीएस में, उसका मैं आप लोगों को रिवीजन कराने वाला हूं। ठीक है, एक टेस्ट के रूप में हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और अगला सवाल आप सभी को देखने को मिलेगा। सवाल नंबर कौन सा है? तो सवाल नंबर आप सभी को देखने को मिलेगा 8। भारतीय संविधान के कितने देशों से विशेषता ली गई है? क्या भारतीय संविधान ने कितने देशों से विशेषता ली है? तो हम लोग देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से विशेषता लिया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से क्या हम लोगों ने विशेषता ली है? तो बिल्कुल हम लोगों ने विशेषता ली है। इसके बाद क्या हम लोगों ने सोवियत संघ से हम लोगों ने विशेषता ली है। तो बिल्कुल हम लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। वर्तमान में हम लोगों ने इसे रूस कहा है, आप लोगों को याद होना चाहिएगा। इसके बाद में आयरलैंड, कौन सा लैंड? आयरलैंड से हम लोगों ने क्या विशेषता लिया है? तो बिल्कुल हम लोगों ने लिया है दक्षिण अफ्रीका। कौन सा? दक्षिण अफ्रीका से क्या हम लोगों ने व्यवस्था ली है? बिल्कुल हम लोगों ने लिया। क्या कनाडा से विशेषता लिया है? बिल्कुल हम लोगों ने अर्ध संघीय न्यायपालिका का प्रावधान यहीं से लिया है। इसके बाद हम लोग देखें कि ये कनाडा के बाद आप लोगों का जर्मनी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा? जर्मनी। और जर्मनी के बाद आप सभी का ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया हम सभी को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या हम लोगों ने जापान से विशेषता लिया है? तो बिल्कुल लिया है। कितने देश हो गए हमारे? 3 और 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 2 और बच गए। आप लोग देखोगे यूएसए हमारा हो गया, सोवियत संघ हो गया, आयरलैंड हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया। इसके बाद देखो एक ब्रिटेन हमारा छूट गया। ब्रिटेन से भी हम लोगों ने बहुत कुछ लिया है। अब एक और बच रहा है केवल हमारा। अगर एक और है, टोटल मिलाकर 10 देशों से हम लोगों ने भारतीय संविधान के मतलब यहाँ पर विशेषताओं को स्वीकार किया है। ठीक है, एक मेरे को यहाँ पर याद नहीं आ रहा है। एक अगर आपको आता है तो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, जितने याद आ रहे हैं। हमारे पास संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो गया, सोवियत संघ हो गया, आयरलैंड हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, और जापान के बाद में हमारे पास में ब्रिटेन हो गया। ठीक है, एक कोई न कोई सा देश कम हो रहा है। अब चलती क्लास में अचानक से याद नहीं आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 9 पर चर्चा करेंगे। और निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? तो यहाँ पर भारतीय संविधान सभा के लिए वास्तविक तौर पे जो गठन का प्रावधान रखा था, ठीक है, ये किसने रखा था? पहला ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा साहब को हम लोग देखेंगे जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर, जब पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को देखने को मिली थी। इसमें ही सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष, कौन से? अस्थायी जो आपके अध्यक्ष हैं, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन? यही चुने गए थे। ठीक है, इसके बाद के मुंशी की बात आती है, बी एन राव या एम एन राय। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एम एन राय साहब देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, बी एन राव, बेनेगल रामा राव। ठीक है, बी एन राव का मतलब होगा, ये हर बार इस क्लास की समस्या बनी हुई है। क्या हो गया? चलो, बी एन राव के बारे में बात करेंगे, बेनेगल रामा राव। हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान का जो प्रारूप है, हमारी संविधान सभा का प्रारूप किसके द्वारा जो जो बनाया गया था, तो हम लोग देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का अमूल्य योगदान रहा प्रारूप को बनाने के लिए। उसी प्रकार जो म्यांमार का प्रारूप की बात करेंगे कि म्यांमार के संविधान का प्रारूप किसके द्वारा बनाया गया, तो बिल्कुल नो डाउट आप लोग कहेंगे बेनेगल रामा राव के द्वारा ही म्यांमार के संविधान का जो प्रारूप है वो तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 10 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा,
सवाल नंबर 10 इस प्रकार से है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है। इस आपके अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित उम्र कितनी है? तो कितनी उम्र को निर्धारित किया गया है? तो यह 14 वर्ष तक को निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेंगे। हम लोग देखेंगे बाल श्रम प्रतिषेध एक्ट सबसे पहले कब आया। चलिएगा, यदि किसी को याद है तो पहले लिखिए अपने कॉपी में। सबसे पहले भारत में बाल श्रम निषेध एक्ट का प्रावधान, सजा के लिए प्रावधान कब आया था? तो भारत में आप सभी को याद रखना है बाल श्रम प्रतिषेध जो एक्ट था ये सबसे पहले 1986 में भारत में लाया गया। उसी बात को यह दोहराता है आर्टिकल क्रमांक 24 जो भारतीय संविधान में हम लोगों को हमारा फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 11 जो हमें देखने को मिलेगा, सवाल नंबर 11 हमें देखने को मिलेगा भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से भारतीय संविधान के निर्वाचित अध्यक्ष थे। अब ये ऑप्शन देना था निर्वाचित सदस्य संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष थे। अच्छा, निर्वाचित अध्यक्ष थे तो हम लोग देखेंगे कि 9 दिसंबर और 1946 को एक बैठक होती है जहां पर अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर कौन चुने जाते हैं? अस्थायी तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब यहाँ पर चुने जाते हैं। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि 11 दिसंबर, ये डेट याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। यहाँ पर जो सलाहकार किनको चुना गया था? तो सलाहकार आप लोग देखोगे कि बी.एन. राव किनको चुना गया? बी.एन. राव साहब को चुना गया। लेकिन इसका हमारे पास सभा का प्रवक्ता के रूप में कौन चुने गए थे? तो सभा के प्रवक्ता के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब यहाँ पर चुने गए थे। तो ये आप सभी को याद होना चाहिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब यहाँ पर चुने गए थे। इसके बाद आप सभी देखेंगे 13 दिसंबर, ये डेट याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या पेश किया गया था? जवाब होगा आप लोगों का उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर पेश किया गया था। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था यहाँ पर सबसे पहले पेश किया, लेकिन फिर हम लोग देखेंगे इसको 22 दिसंबर, डेट याद रखिएगा 22 दिसंबर और 1946 को इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद जो सवाल इस प्रकार से देखने को मिलेगा, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? मसौदा मतलब प्रारूप, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी जानते हैं 29 अगस्त और 1947 को जो है वो एक प्रारूप समिति बनती है। तो सैयद मोहम्मद सादुल्लाह दल्लादी कृष्ण अय्यर, एन गोपाल स्वामी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और इसके बाद टीटी कृष्णाचारी और टीटी कृष्णाचारी के बाद के एम मुंशी, ये प्रमुख तौर पर 7 प्रारूप समिति के मुख्यतः सदस्य माने जाते थे, लेकिन एक इसके अंदर अध्यक्ष थे जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यही इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 13 की चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 13 आप सभी को देखने को मिलेगा, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा विधा अलग अलग राज्यों का अन्य व्यवस्थाओं को अलग अलग व्यापार राजनीतिक प्रणाली के भीतर एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है। अपनी अखंडता का बनाए रखने का प्रावधान मिलता है, उसके लिए एक शब्द को नोट कीजिए, उसके लिए हम लोगों ने संघवाद को कहा है। सभी को अलग अलग, देखो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, सबको अलग अलग शक्तियों का प्रावधान है और सभी शक्तियों के प्रावधान के साथ एक जुड़े हुए हैं। इसी को हम लोग कहते हैं संघवाद। इसी को क्या कहा जाता है?
संघवाद कहा जाता है। संप्रभुत्व हम लोग देखेंगे कि भारत के पास खुद के फैसले लेने का राइट्स है, हाँ या ना। भारत में किस तरीके के नियम कानून चलेंगे कि भारत को किसी दूसरे देश से तो किसी चीज के बारे में जानकारी ये लेने का अधिकार नहीं है। मतलब जो भारत जो चाहता है अपने देश में कर सकता है, भारत सरकार अपने आप में स्वतंत्र है, ठीक है। तो ऑप्शन वैसे ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 14 पर हम लोग बढ़ेंगे और सवाल नंबर 14 हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। यदि भारतीय संविधान का कोई आर्टिकल यानी डीपीएसपी आप लोग आगे पढ़ेंगे हमसे नीति निर्देशक तत्व की बात कर रहा है और नीति निर्देशक तत्व में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात करता है तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 50 है, बिल्कुल 50 हम लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हमें देखने को मिलेगा। आर्टिकल 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और समृद्धि के बारे में यह बात करता है। आर्टिकल 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 संघीय कार्यपालिका की शक्ति महामहिम राष्ट्रपति के पास में निहित होगी। वो आर्टिकल 53 देखने को हम लोगों को मिलता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। कुछ जो स्टूडेंट जो एकदम प्रो लेवल के हैं वो सोच रहे होंगे आज बेहद कितनी सरल क्लास है, यह तो हमको आते हैं। मैं मानता हूँ आप सभी को आते हैं, लेकिन 1 या 2 दिन के बाद जब नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जब भारतीय संविधान की क्लास आएगी तब आप देखिएगा आपको कितना आता है। पहले हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि बेहद एक सरल व्यापक रूप से आपको समझाया जाए कि जो आप पढ़ते हैं एग्जाम में वही आता है, ठीक है। देखो चाहने को तो हम इतना पढ़ा ऐसे क्वेश्चन भी ला सकते हैं जो आपसे बने ही ना, लेकिन ऐसे कुछ सवाल काम के जब परीक्षा में देखोगे तो पेपर में जो आप पढ़ते हो वही आता है। यदि आपको कोई डराते कि नहीं इतना कुछ छोटा सा लेवल आता नहीं है, तो यदि टफ भी आता है तो जो टफ आता है वो भी हम लोग पढ़ाते हैं, सरल आता है वो भी हम लोग पढ़ाते हैं। हम जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो सही पढ़ाते हैं और आप जो पढ़ते हो हमसे वो सही पढ़ते हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 15 की चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 15 आप सभी को देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द कीवर्ड देश के सरकार से एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है। ये कौन जो करता है? अरे इसका तो यही मतलब होगा ना, संघवाद करता है। क्या करता है? संघवाद। क्या तानाशाही हमारे पास सरकार है? नहीं है। सर्वसत्तावाद है? नहीं है। विचारशील लोकतंत्र है? तो नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही है हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे और सवाल नंबर 16 जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर केंद्र स्तर को अस्तित्व को संदर्भित करती हैं? तीनों सवाल का एक ही राइट आंसर होगा, संघवाद। क्या आंसर होगा? संघवाद। तीनों का आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 17 हमें स्वतंत्र भारत के बाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? वे स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है। श्री राजगोपालाचार्य, आचार्य नरेंद्र देव, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। श्री राजगोपालाचार्य जी को हम लोग देखेंगे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय जो गवर्नर जनरल सिलेक्ट हुए थे वो कौन सिलेक्ट हुए थे? श्री राजगोपालाचार्य जी हुए यहाँ पर हुए थे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 18 की तरफ चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 18 को हम लोग देखेंगे, या आपके इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की मसौदा यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष समिति में मेंबर नहीं थे? डॉक्टर सैयद सादतुल्लाह थे? बिल्कुल थे। अय्यर साहब थे, के मुंशी थे, टीटी गोपाल स्वामी थे, ये कृष्णाचार्य अय्यर साहब थे, लेकिन ए वी ठक्कर साहब यहाँ पर नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद में जो सवाल हमें देखने को मिल रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो ये संविधान सभा की कौन सी बैठक में हुआ था? तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 में यह डिक्लेयर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर देखने को
मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने की श्रृंखला में सवाल नंबर 20 पर चर्चा करेंगे। तो सवाल 20, एक मिनट रुकिएगा। चलिएगा अगला सवाल हमें देखने को मिलेगा, सवाल नंबर 20 पर हम लोग पढ़ेंगे, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में किसने उद्देश्यों को प्रस्तुत किया था? वही आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू साहब। अगला सवाल हमें देखने को मिला, कितने वर्ष के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान जो है पर हस्ताक्षर किए गए? तो अब ये बहुत सरल सवाल है, कि एग्जाम में अगर तुम्हें कंफ्यूज ये कर देगा कि यार कैसा सवाल है ये, हमने तो कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय भारतीय संविधान को बनने में लगा है। वही है जो 60 लाख रुपए उसमें खर्च हुए थे भारतीय संविधान को बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपसे कोई पूछेगा कि भारतीय संविधान को लिखने किसने किया, तो राम बिहारी प्रेम रायजादा साहब ने अपने हाथों से लिखा था। मसौदा प्रारूप तैयार किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और भारतीय संविधान पर किस प्रकार की मोहर का प्रयोग किया गया था? तो हाथी की मोहर का प्रयोग किया गया था। भारतीय संविधान कहां पर छपा था? तो देहरादून में छपा था। कहां पर छपा था? देहरादून में छपा था। आप सभी को मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये चीजें पहले से याद रही होगी। सवाल नंबर 22 आप लोगों को दे के रखा है। यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू साहब के पास ही विदेश विभाग भी हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा यही है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो केंद्रीय बजट सबसे पहले किसने पेश किया था? आप लोगों से सवाल पूछा है। मोरारजी देसाई, जॉन मथाई, एन के चंद्रा या आर के षणमुख शेट्टी? तो आर के षणमुख शेट्टी। किसके द्वारा? आर के षणमुख शेट्टी के द्वारा सबसे पहले यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर, और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलेगा सवाल नंबर 24 पर हम लोग आएंगे। और सवाल नंबर 24 हमें देखने को मिलेगा, भारत के संविधान का ये मसौदा तैयार करने के लिए भारतीय संविधान सभा के मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? तो 29 अगस्त और 1947 को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे। जो अगला सवाल हमें देखने को मिलेगा, भारतीय संविधान सभा को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? जयपाल सिंह साहब चुने गए थे, जी दुर्गाबाई देशमुख थे, या फिर एच.सी. मुखर्जी थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? तो एच.सी. मुखर्जी। कौन चुने गए थे? एच.सी. मुखर्जी साहब चुने गए थे। ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 26 पर जाएंगे, और सवाल नंबर 26 आप सभी को देखने को मिलेगा कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले कब आई थी और किसने शुरू की थी? तो भारत में सांप्रदायिक जो प्रणाली का जो प्रक्रिया थी वो 1909 में हमें देखने को मिली थी, जिसमें हम लोग मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जानते हैं। और यही कारण रहा था कि आगे चलकर हमें पाकिस्तान जैसा नया देश हमें देखने को मिला था। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछिएगा कि पाकिस्तान का बीजारोपण कब कर दिया गया था, तो यही भारत में ये जो भारत शासन एक्ट 1909 आता है, मार्लियामेंटो सुधार आता है, ये शायद नहीं आता होगा। नहीं आता तो पाकिस्तान अलग नहीं होता। ठीक है, केवल कोई बात नहीं, बढ़िया से अच्छा अलग हो गया, अलग रह रहा है। और भी उसको कुछ जरूरत वरत हो तो बोल देना पाकिस्तान भाई। ठीक है, अगला सवाल जो है सवाल नंबर 27 पर चलेंगे, और बेहद अच्छा सवाल है कि निर्णय लिया है कि संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया गया। मूल संरचना में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, मूल ढांचे में, भारतीय संविधान के ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, बल्कि संसद द्वारा भारतीय संविधान में बदलाव किया जा सकता है। यह हमें 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार के केस में देखने को मिला, जिसमें 13 लोगों की बड़ी बेंच, सबसे बड़ी बेंच अभी तक बैठी थी, वो 13 जजों की बैठी थी। इसके बाद हमें गोकुलनाथ केस देखने को मिला था। आगे चलकर धीरे धीरे इन केसों को समझेंगे, ये केस वास्तव में है क्या। तो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला सवाल 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रणाली लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? ये बेहद सवाल, अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो ये आता होगा। भारत शासन एक्ट 1858 नहीं, चार्टर एक्ट 1793 बिल नहीं, विनियम अधिनियम 1773, ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, सवाल ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा। अगला जो हमें देखने को मिलेगा, अगला जो है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कौन सा कथन भारतीय संविधान का सही देखने को हम लोगों को जो मिलेगा? यह कई संविधानों का मिश्रण है, यही सही है। इसके आगे यह पूरी तरीके से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है, ये गलत है। यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया, ये गलत है। यह पूरी तरीके से कनाडा के संविधान पर आधारित है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर रहा होगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। ये क्लास बेहद पहली क्लास थी और बिल्कुल इस क्लास को बिल्कुल सरल रखने का प्रयास किया है। इसके बाद कंटिन्यूस लेवल हमारी क्लासों का बढ़ता जाएगा। तो आज सैटरडे के दिन हमारी ये क्लास हुई है, लेकिन एक 7 दिन के एक लंबे अरसे के बाद हमारी वरदान बैच के तीनों सेक्शन हो रहे हैं। मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा जहां भी समय हमें मिल पाता है, मैं आप सभी को पहले से उसकी जानकारी दे दूंगा कि आज भारतीय संविधान की क्लास रहेगी, वरना आप लोगों को नेक्स्ट जो है वो संडे को ही भारतीय संविधान की क्लास देखने को मिलेगी। उस क्लास को लगभग 1.5 से 2 घंटे का हम लोग रखने का प्रयास करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े, आप सभी का पुनः धन्यवाद। यदि चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेकिन जाते जाते आप सभी के लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब देते जरूर जाइएगा। भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने देखने को मिलेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का पुनः धन्यवाद। जय हिंद।